वेलकम बैक। दिस इज काव्या अग्रवाल। सो कल है हमारा इकोनॉमिक्स का एग्जाम, बोर्ड एग्जाम। तो उससे पहले जल्दी से आ जाओ, कंप्लीट इकोनॉमिक्स का क्विक रिवीजन करेंगे। ठीक है, इस पार्ट में मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरा का पूरा कवर करेंगे, पांचों यूनिट्स क्विकली रिवाइज करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी कर लेंगे। ओके जी। बाकी अगर आपको डिटेल में कोई चैप्टर कोई टॉपिक अगर समझना है तो उसके लिए वन शॉट्स अपलोडेड है, वो चेक कर लेना। आपको चैप्टर वाइज अगर पीवाईक्यूज देखना है तो वो भी मैंने डाले हुए हैं। अगर आपको फॉर्मूला रिवाइज करना है तो उसके भी वीडियो बनी हुई है। ग्राफ्स चेक करना है तो उसके भी वीडियो है। न्यूमेरिकल्स का भी है, आंसर प्रेजेंटेशन का भी वीडियो है। तो इन शॉर्ट मैंने सब कुछ कवर करा हुआ है। सारी ही लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप चेक कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, आओ जल्दी से क्विकली रिवाइज करते हैं कंप्लीट मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले आपके पास आता है हमारा नेशनल इनकम यूनिट, और उसमें है सबसे पहला जो एक मीनिंग आपको गिवन है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स हम बोल रहे हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है? सो मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें पता है, इट इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स जिसमें हम लोग एग्रीगेट्स के संग रिलेट करते हैं, कि हम इकोनॉमी को एज अ होल कंसिडर करते हुए चीजें पढ़ते हैं, समझते हैं। ठीक है, स्कोप की अगर हम बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो ये पॉलिसी फॉर्मुलेशन में हेल्प करता है। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी के लिए एक बेसिस है, और आप चेक कर सकते हो उसे, अंडरस्टैंड करते हो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अमंग डिफरेंट पीपल। ठीक है, तो ये तो बेसिक है मैक्रो इकोनॉमिक्स के। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी। तो कितने टाइप के गुड्स हो सकते हैं? लिखा हुआ है पहला फाइनल गुड। फाइनल गुड्स कौन से गुड्स होते हैं जो कि आप फाइनली या तो कंजम्पशन के लिए यूज करोगे या फिर एज इन्वेस्टमेंट यूज करते हो। तो लिखा है दोज गुड्स विच हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन बाउंड्री जिन्होंने ऑलरेडी क्रॉस कर लिए, एंड दे आर रेडी फॉर यूज बाय द फाइनल यूजर्स, जैसे कि शर्ट, पेन, टीवी, वॉशिंग मशीन एक्सेट्रा। अगर कोई कंज्यूमर हाउस होल्ड परचेज कर रहा है तो वो फाइनल गुड में आएगा। ठीक है, दूसरा है इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं? जो कि या तो आप रीसेल के लिए यूज करोगे या फिर फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज करोगे। तो वो गुड्स विच आर यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स या फिर विच विल बी रीसोल्ड आर नोन एज इंटरमीडिएट गुड्स, जैसे कि क्लोथ हो गया, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स हो गए। ओके, देन है हमारे पास कंजम्पशन गुड्स या फिर कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स ये कैटेगरी है फाइनल गुड्स की ही। तो कंजम्पशन गुड्स कौन से हैं? वो गुड्स विच आर यूज्ड बाय एंड यूजर्स अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है, तो इनको हम प्रोडक्शन करने में यूज नहीं कर सकते हैं, फर्दर प्रोडक्शन में ये काम नहीं आते। सिंपल बस आपने फाइनली कंजम्पशन के लिए इनको यूज करा है। और नेक्स्ट है कैपिटल गुड्स। तो कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं? जो कि वो गुड्स हैं विच आर यूज्ड टू प्रोड्यूस अदर गुड्स। बाकी गुड्स के प्रोडक्शन के लिए आप यूज करते हो और काफी लंबे टाइम तक ये गुड्स चल जाते हैं, जैसे कि कोई फिक्स्ड एसेट है, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी। तो ये सब किस में आएंगे? कैपिटल गुड में आएंगे। ठीक है, ध्यान देना, ये जो कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स हैं ये फाइनल गुड्स की ही कैटेगरी है, फाइनल गुड्स के ही टाइप है। ओके, चलो, इसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट का टॉपिक। इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि आप किसी भी कैपिटल एसेट में इन्वेस्ट कर रहे हो, परचेज कर रहे हो आप कोई एसेट जो आपको फर्दर रेवेन्यू जनरेट करके दे। ठीक है, तो इट इज द प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन फॉर अ फर्म और इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल। कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है, या तो एसेट्स बिल्ड हो रहे हैं या फिर आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उसी को हम बोलेंगे इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट। अब जो इन्वेस्टमेंट है हमारे पास, इन्वेस्टमेंट देखो दो टाइप के हैं, कंपोनेंट्स दो हैं इन्वेस्टमेंट में। एक है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, दूसरा है इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट मतलब कि इट रेफर्स टू इंक्रीज इन और एडिशन इन द स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट। हम फिक्स्ड एसेट में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, फिक्स्ड एसेट की वैल्यू अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फिक्स्ड एसेट जानते हो, प्लांट हो गया, मशीनरी हो गया, बिल्डिंग हो गया, लैंड हो गया, ये सब। और इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट यानी कि हम स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, सेमी फिनिश्ड गुड्स, रॉ मटेरियल में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट यानी कि क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, जो स्टॉक है आपके पास डेली बेसिस का, उस पे इन्वेस्ट कर रहे हो, दैट इज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ओके, देन बात करते हैं इन्वेस्टमेंट के टाइप्स की। तो दो टाइप की इन्वेस्टमेंट होती है, एक है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, दूसरी है नेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ग्रॉस एंड नेट इन्वेस्टमेंट। देखो, ग्रॉस एंड नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या है कि जब भी आपने कोई एसेट परचेज किया, तो जो उसकी एक्चुअल वैल्यू थी डेप्रिसिएशन से पहले, दैट इज ग्रॉस। सो इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ कैपिटल स्टॉक ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, दैट इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। बाकी इसका फॉर्मूला आपको चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं। और नेट इन्वेस्टमेंट क्या है? इट इज द एक्चुअल इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। बेसिकली कि मैंने कोई एसेट परचेज किया, मैंने कोई फोन परचेज किया था ओरिजिनली 1 लाख का,
1 लाख का फोन परचेज किया, तो ये तो उसकी ग्रॉस वैल्यू हो गई, ये क्या है, ग्रॉस वैल्यू। अब विद टाइम इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा, डेप्रिसिएशन लगते लगते इसकी वैल्यू हो गई 80,000। डेप्रिसिएशन के बाद वैल्यू कितनी बची, 80,000, तो ये नेट वैल्यू है। 80,000 इज द नेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। सो नेट इन्वेस्टमेंट अगर निकालना है तो कैसे निकालोगे, ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे, बहुत सिंपल, ठीक है। अच्छा, अब ये डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन का मतलब है कि जितने भी फिक्स्ड एसेट हैं उनकी वैल्यू कम होती है विद टाइम। क्यों, एक तो यूज करोगे, नॉर्मल वियर एंड टीयर, दूसरा एक्सीडेंटल चेंजेस की वजह से भी होता है, और तीसरा एक्सपेक्टेड ऑब्सोलीसेंस की वजह से होता है। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलीसेंस मतलब हमें पता है कि उस एसेट की वैल्यू टाइम के संग कम होगी ही होगी, एक्सपेक्टेड, ठीक है। डेप्रिसिएशन, अच्छा, देन इसमें देखो डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड होता है। डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड मतलब जैसे अकाउंट्स में आपने पढ़ा है ना, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, कि डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग पहले से ही एक रिजर्व बना के चलते हैं, ताकि अचानक से आपको वो लॉस फेस ना करना पड़े। पहले से ही आपने कुछ पैसा अलग से जोड़ के रखा है, जिसे हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, ठीक है। अच्छा, स्टॉक क्या होता है, स्टॉक, हम सारे देखो टॉपिक्स जो है ना चैप्टर वाइज ही चल रहा है, बट इसमें मर्ज करके सारे टॉपिक्स गिवन है, तो ये कहीं ना कहीं आपको रिकॉल हो जाएंगे। ओके, स्टॉक का मतलब क्या है, स्टॉक वो वेरिएबल है जिसको आप मेजर करते हो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करने वाली चीज स्टॉक में आती है। जैसे कि बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस है एक पर्टिकुलर डेट पे, इज दी स्टॉक कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम स्टॉक की बात करें तो स्टॉक में जैसे समझ लो स्टॉक के कुछ एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे कि मनी सप्लाई, तो मनी सप्लाई स्टॉक के अंडर ही आता है, ठीक है। हम बात कर सकते हैं वेल्थ की, नेशनल वेल्थ, ये भी एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। कैपिटल, कैपिटल जो होता है वो भी स्टॉक होगा, ठीक है। इसी तरह से अगर हम इन्वेंट्री की बात करें, इन्वेंट्री यानी कि आपने गोडाउन में कितना स्टॉक मेंटेन करा हुआ है, तो ये भी स्टॉक है, सिंपल, ठीक है। ये सब हमारे स्टॉक वाले ही आइटम्स है, ओके जी। चलो, इसके बाद चलते हैं आगे, जो कि है हमारा फ्लो कॉन्सेप्ट। तो फ्लो क्या है, फ्लो का मतलब है, फ्लो वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स जिनको हम मेजर करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। जैसे कि इनकम हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया, प्रॉफिट हो गया, लॉसेस हो गए, सेविंग्स हो गई, ठीक है, या फिर कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन का ये एक और नाम है इन्वेस्टमेंट। सो ये इन्वेस्टमेंट, कैपिटल फॉर्मेशन, और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, या फिर चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक, ये सब हमारे फ्लो में आएंगे, ठीक है। इन्वेंट्री की बात करें तो वो स्टॉक में जाएगा, लेकिन इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट फ्लो में आएगा। कैपिटल स्टॉक में आएगा बट कैपिटल फॉर्मेशन फ्लो में आएगा, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो ये भी एक टाइम पीरियड का बनता है, 1 साल का बनता है फ्लो में, ओके। चलो, देन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है, तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है, इट रेफर्स टू कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ प्रोडक्शन, इनकम जनरेशन, एक्सपेंडिचर, जिसमें अलग अलग सेक्टर्स इन्वॉल्व हैं और इनकम जनरेट कर रहे हैं, जिसका एक सर्कुलर वे में फ्लो चल रहा है। डायग्राम चेक कर लो जल्दी से। तो डायग्राम में हमारे पास दो सेक्टर्स हैं, एक तो हाउस होल्ड, दूसरा फर्म्स। सबसे पहले हाउस होल्ड्स, हाउस फर्म को फैक्टर सर्विसेज देंगे, फैक्टर सर्विसेज, ये जा रहा फैक्टर सर्विसेज, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। और इसी के एक्सचेंज में फर्म्स हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट्स देंगी, जैसे कि रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इन फैक्टर सर्विसेज को यूज करके फर्म्स करेंगे प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन करेंगे, गुड्स और सर्विसेज बनेंगे, और वो फर्म से हाउस होल्ड तक जाएंगे गुड्स और सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज, ठीक है। और फिर उसके एक्सचेंज में फर्म्स खर्चा करेंगे, हाउस होल्ड्स खर्चा करेंगे, जिसे हम बोलेंगे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। अगर आप इसमें देखो तो हमारे पास दो तरह के फ्लो निकल के आए। एक तो हमारा गुड्स और सर्विसेज का फ्लो है, जैसे कि ये क्या हो रहा है, एक सेकेंड देखो, हाँ। तो हमारे पास एक तो गुड्स और सर्विसेज का फ्लो है, ये वाला गुड्स और सर्विसेज, और एक है हमारे पास फैक्टर सर्विसेज। ये सब क्या है, फिजिकल फॉर्म में, फिजिकल फ्लो है। फिजिकल फ्लो को ही हम लोग कहते हैं रियल फ्लो, ठीक है। इट रेफर्स टू फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। तो सर्कुलर फ्लो दो टाइप के हैं, जिसमें हम फिजिकल फ्लो की बात कर रहे हैं, फिजिकल गुड्स और सर्विसेज, फैक्टर सर्विसेज की बात कर रहे हैं, वो तो हमारा रियल फ्लो हो गया। दूसरा इसमें हम बात कर रहे हैं मॉनेटरी वाले फ्लो की, जैसे कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, पैसे के टर्म्स में होगा। फैक्टर पेमेंट की जा रही है, अगेन पैसे के टर्म्स में होगा। इसी को हम बोलते हैं मनी फ्लो, मनी फ्लो, ठीक है। रेफर्स टू फ्लो ऑफ मनी, रेफर्स टू फ्लो ऑफ मनी। रियल फ्लो का ये एक और नाम है फिजिकल फ्लो, फिजिकल फ्लो। और मनी फ्लो का ये एक और नाम है नॉमिनल फ्लो, ठीक है, नॉमिनल फ्लो, ओके।
चलो इसके बाद सेक्टर्स कौन कौन से होते हैं, एक होता है हमारे पास हाउस होल्ड, दूसरा फर्म्स, तीसरी गवर्नमेंट और फोर्थ इज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बट टू सेक्टर इकोनॉमी में हम सिर्फ बात करते हैं हाउस होल्ड की और फर्म्स की, बाकी दो को इग्नोर करेंगे। ठीक है, ये डन। अच्छा, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपके पास देखो आता है कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम में लिखा है इट इज डिफाइंड एज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम का टोटल करोगे जो कि नॉर्मल रेजिडेंट्स से जनरेट हो रही है इनकम, उसी को हम बोलेंगे नेशनल इनकम। ठीक है, सिर्फ रेजिडेंट की बात करते हैं नेशनल इनकम में कि रेजिडेंट्स ने कितनी इनकम जनरेट करी है, दैट इज नेशनल इनकम। ठीक है, इसके बाद रेजिडेंट कौन होता है, नॉर्मल रेजिडेंट कौन होता है। तो रेजिडेंट या फिर नॉर्मल रेजिडेंट वो पर्सन है या इंस्टीट्यूशन है हु ऑर्डिनरली रिसाइड्स इन अ कंट्री, जो एक कंट्री में रहता है और जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी कंट्री में लाई कर रहा है, जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसी कंट्री से चल रही हैं, तो उसको हम लोग नॉर्मल रेजिडेंट कंसीडर करेंगे। ठीक है, नॉर्मल रेजिडेंट। ओके, और नॉन रेजिडेंट्स कौन से हैं, नॉन रेजिडेंट जैसे कि कोई सिटीजन्स हैं हु विजिट होम कंट्री फॉर ट्रैवलिंग, रिक्रिएशन, हॉलीडे के लिए अगर आप जा रहे हो, कहीं मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हो, स्टडीज के लिए आप जा रहे हो, स्पोर्ट्स के लिए जा रहे हो, तो वो नॉन रेजिडेंट्स माने जाते हैं क्योंकि वो एक साल से ज्यादा के लिए हमारे देश में नहीं रह रहे। ठीक है, नॉन रेजिडेंट्स। ओके, अच्छा, इसके बाद है नेशनल इनकम एट करंट प्राइस एंड नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। ठीक है, नेशनल इनकम एट करंट प्राइस, करंट प्राइस के बेसिस पे जब हम नेशनल इनकम निकालते हैं तो इसी को हम बोलते हैं नॉमिनल नेशनल इनकम। ठीक है, सो इट इज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज मेजर्ड एट करंट ईयर प्राइसेस। ठीक है, कैसे आएगा, क्वांटिटी हम लेंगे, क्वांटिटी हम लेंगे करंट ईयर की, प्राइस भी हम लेंगे करंट ईयर का, कि करंट ईयर की क्वांटिटी को अगर आप करंट ईयर के प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास नेशनल इनकम आएगी करंट ईयर प्राइसेस के बेसिस पे, जिसे हम बोलते हैं नॉमिनल नेशनल इनकम। ठीक है, और दूसरा कौन सा होता है, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस। कांस्टेंट प्राइसेस यानी कि जब हम मनी वैल्यू निकालते हैं फाइनल गुड्स और सर्विसेज की बेस्ड ऑन द प्राइसेस ऑफ बेस ईयर, जिसको हम बेस ईयर प्राइस बोल दो या फिर कांस्टेंट प्राइस बोल दो, एक ही बात है। तो जो क्वांटिटी है वो तो करंट ईयर की होती है, बट प्राइस हम लोग लेते हैं बेस ईयर का, बेस ईयर का। ठीक है, और इसी को हम बोलेंगे नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस को रियल नेशनल इनकम। एक इकोनॉमी की ग्रोथ चेक करने के लिए हमेशा रियल नेशनल इनकम को बेटर माना जाता है। ठीक है, ओके, इसके बाद एग्रीगेट्स है हमारे पास टोटल 8, तो इसकी डेफिनेशंस थोड़ा सा चेक कर लेना, एमसीक्यू बन सकता है। सबसे पहले जीडीपी एट मार्केट प्राइस, डोमेस्टिक की बात हुई है मार्केट प्राइस पे, तो इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ ईयर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। देखो डोमेस्टिक है ना वर्ड, जीडीपी डोमेस्टिक, तो डोमेस्टिक यानी कि टेरिटरी के अंदर होना चाहिए प्रोडक्शन, उनकी मार्केट वैल्यू आप देख रहे हो, इसी को हम बोलेंगे जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। ठीक है, अच्छा, दूसरा है आपके पास एनडीपी एट एमपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो इसका ही मतलब क्या है, सेम मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रीसिएशन, मतलब डेप्रीसिएशन माइनस करने के बाद आएगा आपके पास नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। लेकिन अगर हम जीडीपी एमपी की बात करें तो उसमें डेप्रीसिएशन की वैल्यू इंक्लूड होती है। ठीक है, तो सर डेफिनेशन बहुत सिंपल है, देखो मार्केट प्राइस बोला है ना, तो मार्केट वैल्यू की हम बात करेंगे डेफिनेशन में, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज लेते हैं और टेरिटरी के अंदर होना चाहिए क्योंकि डोमेस्टिक है। ठीक है, ओके, इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास अगला एग्रीगेट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो फिर से इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी, इतना तो सेम है, ड्यूरिंग एन ईयर इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन, क्योंकि ग्रॉस की बात कर रहे हैं तो डेप्रिसिएशन तो इंक्लूड होगा इसमें, और नेशनल की बात कर रहे हैं, नेशनल मतलब कि टेरिटरी के बाहर भी हो सकता है बट सिर्फ रेजिडेंट के द्वारा होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें आप एनएफआईए को एडजस्ट करते हुए निकालोगे। ठीक है, देन आपके पास है अगला नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो सिमिलर, इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन, क्योंकि नेट की बात कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन माइनस होगा, एक्सक्लूड करेंगे, एंड एडजस्टेड फॉर एनएफआईए क्योंकि नेशनल है, तो एनएफआईए को हम लोग ऐड कर देंगे जीडीपी में ताकि आपके पास एनएनपी एट एमपी आ जाए।
ठीक है, तो ये फॉर्मूला नीचे से चेक करते जाओ साथ साथ। डेफिनेशंस इसी तरह से हैं, आपको रीड कर लेनी है। अब एक बार फैक्टर कॉस्ट की और देख लेते हैं। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, तो फैक्टर कॉस्ट आ गया, तो इट इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम generated within the domestic territory of a country along with consumption of fixed capital यानी कि डेप्रीसिएशन। टोटल कितनी फैक्टर इनकम हमने जनरेट करी है सिर्फ और सिर्फ टेरिटरी के अंदर, इसको हम बोलेंगे जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। ओके, चलो ये आप लोग बाद में देख लेना, इनमें सब डेफिनेशंस ही हैं। आगे देखते हैं हम लोग फैक्टर इनकम। सो फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम क्या होती है? वो इनकम्स जो कि ओनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को रिसीव होती है फॉर देयर फैक्टर सर्विसेज। फ्री में नहीं मिलती, मेहनत करके कमाई जाती है फैक्टर इनकम। और ट्रांसफर पेमेंट या ट्रांसफर इनकम क्या होता है? जो कि करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में कोई भी एडिशन नहीं कर रहे, मतलब विदाउट प्रोडक्शन अगर आपको अगर आपको इनकम मिल रही है तो वो आएगा ट्रांसफर इनकम में। जैसे कि स्कॉलरशिप हो गया, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस हो गया, पेंशन हो गया, ठीक है, ये सब किस में आएगा? ट्रांसफर में आएगा, ट्रांसफर में आएगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है, देखो रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, हमने पीछे पढ़ा। नॉमिनल जीडीपी क्या है? इसकी डेफिनेशन याद कर लेना दोनों की। नॉमिनल जीडीपी, इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, क्योंकि जीडीपी की बात हो रही है तो टेरिटरी क्या, ठीक है, ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर एस्टिमेटेड यूजिंग द करंट ईयर प्राइस। करंट ईयर के प्राइस के बेसिस पे निकलता है नॉमिनल जीडीपी। और रियल जीडीपी में भी सेम है, डिट्टो डेफिनेशन है यहाँ तक, पूरी सेम है, बस डिफरेंस कितना है कि ये एस्टिमेट किया जाता है बेस ईयर प्राइस के बेसिस पे, बेस ईयर प्राइस के बेसिस पे। ठीक है, जीडीपी डिफ्लेटर एक चीज आती है। जीडीपी डिफ्लेटर क्या है कि एवरेज लेवल ऑफ प्राइसेस सारे गुड्स और सर्विसेज का कितना है उसको ये मेजर करता है जीडीपी डिफ्लेटर। फॉर्मूला इसका ध्यान रखना, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100 इस जीडीपी डिफ्लेटर। ठीक है, ठीक। इसके बाद जीडीपी एंड वेलफेयर जो टॉपिक है, जीडीपी एंड वेलफेयर। तो जीडीपी एंड वेलफेयर ये बोलता है कि ऐसा हो सकता है कि देश में जीडीपी तो बढ़ रहा है, मतलब प्रोडक्शन तो इंक्रीज हो रहा है, बट लोगों का वेलफेयर नहीं हो पा रहा। तो इसके पीछे क्या क्या रीजंस है? जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस हो सकते हैं, एक्सटर्नैलिटीज हो सकती हैं, चेंज इन प्राइस हो सकता है, चेंज इन प्राइस, ठीक है, और आपका पॉपुलेशन रेट हो सकता है। तो ऐसा हो सकता है कि प्रोडक्शन तो हो रहा है बट सब तक बेनिफिट्स ही नहीं पहुंच रहे, है ना, या आप वेलफेयर को रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे। तो वो सब आएंगे आपके पास जीडीपी एंड वेलफेयर के टॉपिक में। ठीक है, अच्छा, इसके बाद तीन मेथड्स होते हैं, हमें पता है, वैल्यू एडेड, इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड। सो वैल्यू एडेड मेथड का ही एक और नाम है प्रोडक्ट मेथड। इसमें आप बेसिकली हर एक सेक्टर ने कितना वैल्यू एडिशन करा है ना, वो आप चेक करते हुए कैलकुलेट करते हो नेशनल इनकम। ठीक है, कि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी ने कितना कितना वैल्यू एडिशन किया। फॉर्मूला होता है इसका जीवी एट एमपी इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, देन इसके बाद वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे आएगा? वैल्यू ऑफ आउटपुट आता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, ठीक है, और इंटरमीडिएट कंजम्पशन आएगा परचेजेस प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, अच्छा जी, ठीक है, ये हो गया। देन इसके बाद है प्रिकॉशंस। तो प्रिकॉशंस की अगर हम बात करें वैल्यू एडेड मेथड में, तो क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूड करोगे क्या नहीं करोगे? तो सबसे पहले इंटरमीडिएट गुड्स को हम इंक्लूड नहीं करते। सेल या परचेज अगर हमने सेकेंड हैंड गुड्स का किया है तो वो भी इंक्लूड नहीं होगा। कोई भी इम्प्यूटेड वैल्यू है सेल्फ कंज्यूम गुड्स की तो इसको हम काउंट करते हैं, इंक्लूड करते हैं, राइट। अगर आपने खुद के लिए प्रोडक्शन करा है तो उसको भी हम इंक्लूड करेंगे, राइट। बट अगर आपने सर्विसेज का सेल्फ कंजम्पशन के लिए प्रोडक्शन करा है तो उनको हम लोग इंक्लूड नहीं करते। मतलब कि अगर हमने प्रोडक्शन किया है सर्विसेज का फॉर सेल्फ कंजम्पशन तो उसकी वैल्यू तो हम नेशनल इनकम में नहीं लेते। लेकिन अगर आपने गुड्स का प्रोडक्शन किया है सेल्फ कंजम्पशन के लिए तो उनकी मार्केट वैल्यू डिटरमाइन की जा सकती है और इसीलिए हम नेशनल इनकम में उन्हें कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो गुड्स को कंसीडर करेंगे, सर्विसेज के कंजम्पशन को नहीं। ओके, देन कमीशन अगर आप अर्न कर रहे हो सेकेंड हैंड गुड्स से तो वो काउंट होगा। अगर सेल्स गिवन है तो हम उसमें एक्सपोर्ट्स को अलग से काउंट नहीं करेंगे। हाँ, अगर आपको डोमेस्टिक सेल्स गिवन है तो इसमें एक्सपोर्ट्स ऐड होंगे ताकि आपको टोटल सेल्स मिल जाए। इसी तरह से अगर हमें इंटरमीडिएट परचेजेस गिवन है क्वेश्चन में तो उस केस में इंपोर्ट्स को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर डोमेस्टिक वर्ड गिवन होगा, डोमेस्टिक परचेजेस, तब उसमें इंपोर्ट्स ऐड होते हैं।
ठीक है। ओके, चलो देन इसके बाद नेक्स्ट मेथड आता है इनकम मेथड। तो इनकम मेथड में क्या है, इसमें हम लोग लेते हैं सम ऑफ टोटल फैक्टर इनकम अर्नड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। नॉर्मल रेजिडेंट कितनी फैक्टर इनकम अर्न कर रहे हैं, दैट इज इनकम मेथड। ठीक है। तो इसमें हम कैसे निकालते हैं, इससे आपको एग्रीगेट मिलता है एनडीपीएट एफसी यानी कि डोमेस्टिक इनकम। तीन चीजें ऐड करनी है, एक तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, दूसरा ऑपरेटिंग सरप्लस, तीसरा मिक्स्ड इनकम। ठीक है। ऑपरेटिंग सरप्लस कैसे आता है, रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस रॉयल्टी। इन चार एलिमेंट्स को ऐड करोगे तो आपको ऑपरेटिंग सरप्लस मिल जाएगा। ठीक है, ऑपरेटिंग सरप्लस। और प्रिकॉशंस की बात करें, प्रिकॉशंस में क्या क्या है। सो इनकम मेथड में कोई भी इलीगल एक्टिविटी से अगर इनकम जनरेट हो रही है तो उसको हम इंक्लूड नहीं करते। ठीक है। अगर आपने प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, खुद के लिए अगर प्रोडक्शन करा है, अब लिखा नहीं है किस चीज का, तो कंसीडर करो गुड्स का। गुड्स का अगर प्रोडक्शन करा है खुद के कंजम्पशन के लिए तो इंक्लूड होगा, इंक्लूड होगा। ब्रोकरेज अगर आपको मिल रही है ऑन सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स या शेयर्स या डिवेंचर्स तो वो भी इंक्लूड होता है। किसी भी तरह के विंडफॉल गेन्स हैं, दे शुड नॉट बी इंक्लूडेड। ठीक है। और कोई ट्रांसफर अर्निंग्स एंड ट्रांसफर इनकम्स अगर है, जैसे कि ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप, पॉकेट एक्सपेंसेस, अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, तो दे शुड नॉट बी इंक्लूडेड। ठीक है। ओके, तीसरा मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड। तो एक्सपेंडिचर मेथड में हम क्या करेंगे, इसमें हम लोग एक्सपेंडिचर देखेंगे कि तीन चारों सेक्टर ने कितना कितना एक्सपेंडिचर किया है फाइनल गुड्स और सर्विसेज पे ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। ठीक है। इसमें कैसे निकालोगे, चार चीजों को ऐड करना है। सबसे पहले प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी कि हाउस होल्ड्स ने कितना खर्चा किया, दूसरा गवर्नमेंट का खर्चा, तीसरा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर यानी फर्म्स का खर्चा, और फोर्थ है नेट एक्सपोर्ट्स जो कि होता है एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। ठीक है। प्रिकॉशंस कौन कौन से हैं, सबसे पहले फाइनल एक्सपेंडिचर में हम लोग सिर्फ फाइनल एक्सपेंडिचर को ही कंसीडर करेंगे, मतलब कि इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर को हम कंसीडर नहीं करेंगे, अदरवाइज डबल काउंटिंग की एरर आ जाएगी। ठीक है। सेकेंड हैंड गुड्स अगर खर्चा कर रहे हो उस पे तो नहीं काउंट होगा। ट्रांसफर पेमेंट्स नहीं इंक्लूड होते। ठीक है। और इसमें अगर हमने गुड्स पे खर्चा किया है सेल्फ कंजम्पशन के लिए, अगर आपने प्रोड्यूस करे हैं तो उसको हम लोग लेते हैं। और अगर आपने शेयर्स या बॉन्ड्स पे खर्चा किया है, फाइनेंशियल एसेट्स पे खर्चा किया है, तो वो भी नेशनल इनकम में कंसीडर नहीं किए जाएंगे। ठीक है। चलो, ये हो गया नेशनल इनकम, डन। ठीक है। अब चलते हैं सेकंड पे, जो कि है मनी एंड बैंकिंग। छोटी सी यूनिट है। तो मनी एंड बैंकिंग में सबसे पहले बार्टर सिस्टम क्या होता है, बार्टर सिस्टम मतलब कि इट इज द सिस्टम बाय विच वन कमोडिटी इज एक्सचेंज फॉर अनदर विदाउट द यूज ऑफ मनी। आप एक कमोडिटी को दूसरी कमोडिटी के बदले एक्सचेंज कर रहे हो जिसमें मनी का कोई भी रोल नहीं है। इसी को हम बोलेंगे बार्टर इकोनॉमी या फिर सीसी इकोनॉमी, सी का मतलब कमोडिटी। ठीक है। ड्रॉबैक्स क्या कहते हैं, लिमिटेशंस क्या कहती है इसकी, तो इसमें लिमिटेशंस है हमारे पास। सबसे पहला चार ही लिमिटेशंस याद रखना, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, दूसरा लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, तीसरा लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, और फोर्थ लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। ये चार लिमिटेशंस हैं बार्टर सिस्टम के। इन्हीं लिमिटेशंस को खत्म करने के लिए मनी का जन्म हुआ। ठीक है, मनी आया। तो मनी क्या है, इट इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज एंड एट द सेम टाइम इट एक्ट्स एज अ मेजर एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। ठीक है, वो क्या है, मनी, जिसको हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज कंसीडर करते हैं। ट्रांजेक्शन आप बहुत इजीली कर सकते हो। ओके। इसके बाद इवोल्यूशन क्या क्या है, मनी कैसे इवॉल्व हुआ विद टाइम। तो सबसे पहले कमोडिटी मनी, देन एनिमल मनी, मेटालिक मनी। ठीक है, पेपर मनी। पेपर मनी में जैसे कि रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी, कन्वर्टेबल पेपर मनी, नॉन कन्वर्टेबल पेपर मनी। तो इनको आप इग्नोर मार सकते हो क्योंकि अब आपके सिलेबस में तो है नहीं। ठीक है, तो इसको छोड़ते हैं, हम आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ मनी की अगर हम बात करें तो इसको एक बार देख लेते हैं। पहला है फिएट मनी। फिएट मनी क्या है, फिएट मनी का मतलब मनी विच इज बैक्ड बाय द ऑर्डर और द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। कि अगर ये हमारे पास 500 का नोट है, 500 रुपए का नोट है, तो इस पे गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि यस इसको आप एज करेंसी एज मनी यूज कर सकते हो पेमेंट्स के लिए, एक्सचेंज करने के लिए। ठीक है, तो दैट इज फिएट, ऑर्डर पे चल रहा है। दूसरा है फिड्यूशरी मनी, मतलब इट्स एक्सेप्टेंस इज नॉट कंपल्सरी बट बेस्ड ऑन म्यूचुअल ट्रस्ट। एक्सेप्टेंस कंपल्सरी नहीं है, ट्रस्ट पे बेस्ड है, जैसे कि चेक्स हो गए, बिल ऑफ एक्सचेंज हो गए, ये सब आएंगे फिड्यूशरी मनी में। है ना, मैंने अगर किसी को चेक दिया है तो जरूरी नहीं है कि वो एक्सेप्ट करेगा, तो उस बंदे की मर्जी है वो एक्सेप्ट करे ना करे, हमारे बीच के बेसिकली ट्रस्ट की बात है। तो वो कौन सा मनी होता है, फिड्यूशरी मनी, फिड्यूशरी
मनी। ठीक है। इसके बाद है फुल बॉडीड मनी। फुल बॉडीड मनी का मतलब है इट रेफर्स टू द मनी हुज कमोडिटी वैल्यू इज इक्वल टू द मनी वैल्यू। मतलब जितने का नोट है, मान लो ये 1 रुपए का नोट है, 1 रुपए का नोट है सपोज, तो ये 1 रुपया इसकी मनी वैल्यू है, और ये जो नोट है, ये जो कागज का टुकड़ा है, इसकी जो कॉस्ट आएगी कमोडिटी वैल्यू, कमोडिटी वैल्यू और जो मनी वैल्यू है वो दोनों सेम है, उसे हम बोलेंगे फुल बॉडीड मनी। फुल बॉडीड मनी। ठीक है। दूसरा है क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी मतलब इट रेफर्स टू द मनी हुज वैल्यू ऑफ मनी इज सिग्निफिकेंटली ग्रेटर देन इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है। ठीक है। सो क्रेडिट मनी क्या है? क्रेडिट मनी मतलब कि जिसमें जो वैल्यू ऑफ मनी है वो ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू इंट्रिंसिक वैल्यू। मतलब क्या है कि देखो फिर से समझते हैं, इसको हटाती हूँ मैं जरा जल्दी से। कि मान लो फुल बॉडीड मनी क्या है? जिसमें मनी वैल्यू और कमोडिटी वैल्यू इक्वल होती है। जैसे पहले के टाइम पे जो कॉइन्स चलते थे, ब्रिटिश रूल के टाइम पे कॉइन्स चलते थे, तो वो जो कॉइन का वैल्यू होता था, मॉनेटरी वैल्यू, कि 1 रुपए का अगर सिक्का है तो वो हो गया मनी वैल्यू, और उसको बनाने में जो कॉस्ट आता था वो होती है कमोडिटी वैल्यू। तो दोनों सेम होते हैं, दैट इज फुल बॉडीड मनी। लेकिन अगर हम बात करें 500 रुपए के नोट की, 500 रुपए का नोट है, तो ये 500 रुपए जो उसकी कीमत है वो तो मॉनेटरी वैल्यू हो गई। लेकिन अब मुझे बताओ, अगर मैं इस नोट को एज अ कागज का टुकड़ा मार्केट में बेचने जाऊं कि एक कागज ही है ये, तो भाई 500 का थोड़ी ना होगा वो कागज। वो तो मतलब उसकी जो कमोडिटी वैल्यू तो कम है ना भाई, तो वो सिर्फ सिंपल कागज है। तो जब इंट्रिंसिक वैल्यू कम हो और मनी वैल्यू ज्यादा हो तो उसे हम बोलेंगे क्रेडिट मनी। ठीक है, क्रेडिट मनी। ओके। अच्छा, इसके बाद फंक्शंस ऑफ मनी की अगर हम बात करें तो दो फंक्शंस हैं मनी के, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी फंक्शंस मतलब कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और दूसरा यूनिट ऑफ अकाउंट यानी कि कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। ये दो प्राइमरी फंक्शंस हैं मनी के। ठीक है जी। और दूसरा है सेकेंडरी फंक्शंस, जिसमें आएगा एक तो स्टोर ऑफ वैल्यू कि हम मनी को स्टोर कर सकते हैं, और स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट यानी कि मनी के थ्रू हम लोग फ्यूचर ट्रांजेक्शन्स भी कर सकते हैं, क्रेडिट वाली ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। ठीक है। मनी सप्लाई क्या होता है? मनी सप्लाई का मतलब है अमाउंट ऑफ मनी अवेलेबल इन एन इकोनॉमी। मतलब कि पब्लिक एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना मनी होल्ड कर रही है, दैट इज मनी सप्लाई। मनी सप्लाई जिसमें आपको M1 पढ़ना है, सिंपल। M1 क्या है? CCDDOD। सी का मतलब क्या है? करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक। ठीक है, करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक। दूसरा डिमांड डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक्स, और तीसरा ओडी का मतलब अदर डिपॉजिट्स विद RBI। अदर डिपॉजिट्स विद RBI, ये क्या है? कॉम्पोनेंट्स है मनी सप्लाई के। ठीक है। हाई पावर्ड मनी क्या होता है? हाई पावर्ड मनी का मतलब है कि इसमें दो चीजें आएंगी, एक तो करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, और दूसरा रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, ये आएगा आपका हाई पावर्ड मनी में। हाई पावर्ड मनी का सिंपल मतलब ये है कि बैंक्स कितना पैसा प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको हम बोलेंगे हाई पावर्ड मनी। तो एक तो करेंसी जो पब्लिक के पास है वो प्रोड्यूस हुई होगी, तो वो हाई पावर्ड में आएगा। दूसरा जो कमर्शियल बैंक्स रिजर्व मेंटेन कर रहे हैं वो भी किसी में आएगा, हाई पावर्ड मनी में ही आएगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद बैंक्स क्या होते हैं? फाइनेंस कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं? कमर्शियल बैंक्स बेसिकली वो बैंक्स जो कि पब्लिक के संग डायरेक्टली डील करते हैं, लोन्स प्रोवाइड करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, ठीक है, डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं, ये सब। क्रेडिट क्रिएशन या मनी क्रिएशन, डिपॉजिट क्रिएशन एक प्रोसेस है जिसमें कमर्शियल बैंक्स क्रेडिट क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इनिशियल डिपॉजिट्स एंड रिजर्व रेशियो। ठीक है। तो बेसिकली इसमें बैंक इश्यूज लोन फ्रॉम देयर कैश रिजर्व्स। ठीक है। एंड इसमें एक अजम्पशन होता है कि जो डिपॉजिटर्स हैं वो एक ही टाइम पे विड्रॉ नहीं करेंगे सारा का सारा अमाउंट। तो अजम्पशन हमें बताइए। और इसमें लिखा है कि कमर्शियल बैंक्स जो है वो क्रेडिट क्रिएट करते हैं मेनी मोर टाइम्स देन द कैश रिजर्व, जिससे मनी सप्लाई में इंक्रीज आता है। ठीक है। क्रेडिट क्रिएशन डिपेंडेंट है इनिशियल डिपॉजिट्स पे और मनी मल्टीप्लायर पे। ठीक है। मनी मल्टीप्लायर है क्या? मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला देख लो, 1/LRR। और अगर आपको मनी क्रिएशन या टोटल डिपॉजिट्स निकालने हैं तो इनिशियल डिपॉजिट्स मल्टीप्लाई 1/LRR। ठीक है। सेंट्रल बैंक कौन है? सेंट्रल बैंक एक एपेक्स बॉडी है जो कंट्रोल करेगा, रेगुलेट करेगा, डायरेक्ट करेगा, ऑपरेट करेगा इंटायर मॉनेटरी एंड बैंकिंग सिस्टम को। ठीक है। कुछ फंक्शंस हैं RBI के, जैसे कि बैंक ऑफ इशू। बैंक ऑफ इशू यानी कि करेंसी अथॉरिटी, करेंसी इशू करने की अथॉरिटी RBI के पास है। दूसरा, क्रेडिट को कंट्रोल करता है ये अपनी पॉलिसीज को यूज करके। गवर्नमेंट के लिए एज अ बैंकर काम करता है। ठीक है। बैंक्स के लिए भी एज अ बैंकर काम करेगा। लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट इसे हम कंसीडर करते हैं कि अगर कमर्शियल बैंक्स को कहीं से ही पैसा अरेंज नहीं हो पा रहा तो उस केस में RBI पैसा अरेंज करता है। और सिक्स्थ है
फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का इनके पास रिजर्व्स रहते हैं फॉरेन एक्सचेंज के, इसलिए हम आरबीआई को कस्टोडियन कंसिडर करते हैं। ठीक है। इसके बाद आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है, क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करता है, आरबीआई की पॉलिसी है टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द सप्लाई ऑफ मनी। इसी को हम बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी में आपके पास अलग अलग टूल्स आएंगे, जिसमें कुछ है आपके पास क्वांटिटेटिव मेथड्स, कुछ है क्वालिटेटिव मेथड्स। क्वांटिटेटिव में आएगा बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, कैश रिजर्व रेशो, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। ठीक है। इनको एक बार देख लेते हैं डेफिनेशन। तो रेपो रेट क्या है? इट इज द रेट जिसपे सेंट्रल बैंक लोन देगा कमर्शियल बैंक्स को। ठीक है। फॉर शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म के लिए। ओके। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है कि इसमें कमर्शियल बैंक्स कैन डिपॉजिट देयर सरप्लस फंड्स विद द सेंट्रल बैंक, और अ, जिस रेट पे सरप्लस रखे जाते हैं कमर्शियल बैंक्स के द्वारा, उसी को हम बोलेंगे रिवर्स रेपो रेट। ठीक है। कैश रिजर्व रेशो क्या है? कैश रिजर्व रेशो यानी कि कमर्शियल बैंक के पास जितने भी टोटल डिपॉजिट्स आएंगे, उसका कुछ परसेंटेज उनको एज रिजर्व रखना पड़ता है विद द सेंट्रल बैंक, आरबीआई के पास मेंटेन करना होता है, दैट इज सीआरआर। और एसएलआर क्या है कि कमर्शियल बैंक्स कुछ परसेंटेज ऑफ रिजर्व्स अपने खुद के पास बना के चलते हैं। ठीक है। विद देमसेल्व्स, तो उसको हम बोलेंगे एसएलआर। ठीक है। लीगल रिजर्व रेशो के ही दोनों ये कंपोनेंट्स थे, एसएलआर और सीआरआर। ठीक है। बैंक रेट क्या है? बैंक रेट का मतलब कि जब कमर्शियल बैंक्स बोरो करते हैं आरबीआई से लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए जब वो बोरो करते हैं तो उसे हम बोलेंगे बैंक रेट। ठीक है। बैंक रेट। ओके। तो इसमें हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म की। लॉन्ग टर्म, राइट। ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होता है? ओपन मार्केट ऑपरेशन यानी कि जब सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज का बाइंग एंड सेलिंग करता है विद द पब्लिक या फिर कमर्शियल बैंक्स, तो दैट इज ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओके। ये सब हमने पढ़ा क्वांटिटेटिव। इसके बाद बात करते हैं क्वालिटेटिव टूल्स की, तो उसमें आएगा मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी एंड अमाउंट ऑफ लोन। ठीक है। कितना लोन आप ले रहे हो बैंक से, और उसके बदले कितने की सिक्योरिटी एज कोलेटरल आप रख रहे हो, उसको अगर हम माइनस कर दें तो आपके पास मार्जिन निकल के आ जाता है। ठीक है। मार्जिन। ओके। अच्छा। और इसमें दो और पॉइंट्स कौन कौन से आते हैं क्वालिटेटिव में ही? एक तो मॉरल सुएशन, ठीक है, मॉरल सुएशन, और दूसरा राशनिंग ऑफ क्रेडिट यानी कि सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। ये भी किसी में आएगा? क्वालिटेटिव टूल्स में ही आएगा। ठीक है। ओके चलो। इसके बाद नेक्स्ट यूनिट है आपके पास डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, एडीएएस यूनिट, जिसमें सबसे पहले तो एडी का मीनिंग लिखा है। एग्रीगेट डिमांड यानी कि वैल्यू ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑन ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी में आप टोटल कितना खर्चा कर रहे हो फाइनल गुड्स और सर्विसेज पे, दैट इज एडी। एडी के चार कंपोनेंट्स कौन कौन से? सबसे पहले सी यानी कि हाउस होल्ड का खर्चा, आई इन्वेस्टमेंट बाय फर्म्स, तीसरा गवर्नमेंट का खर्चा, और चौथा है नेट एक्सपोर्ट्स। बट हमें टू सेक्टर में ही बात करनी है, तो हम बस एडी के कंपोनेंट्स में डालेंगे सी और आई, सी प्लस आई। ठीक है। एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है? एग्रीगेट सप्लाई का मतलब मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स और सर्विसेज या फिर नेशनल प्रोडक्ट जो कि हम प्रोड्यूस कर रहे हैं एक साल के अंदर। इसमें दो कंपोनेंट्स हैं, एक तो कंजम्पशन, दूसरा सेविंग्स, क्योंकि एएस जो है वो इनकम के इक्वल होता है, तो इनकम को या तो आप कंज्यूम करोगे या फिर सेव करोगे, तो सी प्लस एस। ठीक है। कंजम्पशन फंक्शन क्या है? या फिर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये नाम याद रखना। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या फिर कंजम्पशन फंक्शन होता क्या है? रिलेशनशिप है किसके बीच में? एक तो कंजम्पशन के बीच में और दूसरा इनकम के बीच में। कंजम्पशन और इनकम के बीच का रिलेशनशिप इज कंजम्पशन फंक्शन या फिर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ओके। और अगर आपको कंजम्पशन की इक्वेशन देखनी है तो वो होगा सी इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई, जहाँ पे सी बार का मतलब ऑटोनॉमस कंजम्पशन, बी का मतलब एमपीसी, वाई का मतलब इनकम। ठीक है। इसमें दो पार्ट्स हैं। सबसे पहले एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब एपीसी इक्वल टू सी अपॉन वाई, कि आपने कितना कंजम्पशन करा अपनी इनकम में से। ठीक है। क्या हो रहा है? एक सेकंड, हाँ। ठीक है, एपीसी हो गया। इसके बाद दूसरा इसमें टाइप आता है एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। फॉर्मूला देख लो, एमपीसी इज डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, कि चेंज इन इनकम में से आपने कितना खर्चा किया। इनकम बढ़ी तो कंजम्पशन कितने से बढ़ा।
ठीक है जी। फिर है सेविंग फंक्शन या फिर प्रोपेंसिटी टू सेव। अगेन किसका रिलेशन होगा, एक तो सेविंग का, दूसरा इनकम का। सेविंग और इनकम का रिलेशन है सेविंग फंक्शन। इसमें सेविंग की इक्वेशन क्या है, डेल्टा सी बार या डेल्टा एस बार के वजह से मैं आपको इसको ऐसे लिख लो, डेल्टा सी बार प्लस 1 - b/y। इस तरह से हमने पढ़ा है। ठीक है, 1 - b का मतलब एमपीएस। एपीएस क्या है, डेल्टा एस, सॉरी, एस अपॉन वाई इज एपीएस। ओके, एपीएस और एमपीएस क्या होता है, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई फॉर्मूला है। देन एक चीज आती है इसमें, पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट का मतलब ये है कि अगर एक इकॉनमी में सब लोग सेव करना शुरू कर दें तो उस केस में सेविंग्स तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, सेविंग्स बढ़ जाएंगी। और और देखो इसमें कुछ अलग तरीके से लिखा है, इसे इग्नोर करो। पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट का मतलब मैं आपको बताती हूँ कि हम ये मानते हैं कि सेविंग्स करना अच्छी बात है, बट अगर एक इकोनॉमी में सेविंग्स बहुत ज्यादा बढ़ती जाए, मतलब हर कोई सिर्फ सेव ही सेव कर रहा है, तो उस केस में कंजम्पशन तो कोई करेगा नहीं। कंजम्पशन नहीं होगा तो प्रोडक्शन करके भी क्या फायदा, प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो मतलब आउटपुट भी नहीं बनेगा, एम्प्लॉयमेंट भी कम होगा, इकोनॉमी डाउन चली जाएगी, इनकम लेवल कम हो जाएगा, है ना। तो सेविंग्स अगर बहुत ज्यादा बढ़ने लगती हैं, थ्रिफ्ट का मतलब है सेविंग्स, तो अगर सेविंग्स बहुत ज्यादा इंक्रीज होती हैं तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। एक इकोनॉमी रिसेशन में भी जा सकती है, रिसेशन में भी जा सकती है, दैट इज पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। ठीक है, ओके। इसके बाद दो टाइप की इन्वेस्टमेंट होती है, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस्ड का मतलब जो कि आप प्रॉफिट अर्न करने के लिए करते हो, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी, तो उसको हम लोग इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। लिखा है इसमें, इट हैज अ पॉजिटिव स्लोप, डायरेक्ट रिलेशन होता है इनकम और इन्वेस्टमेंट के बीच में, इसी को हम बोलेंगे इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट मतलब कि विच इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय लेवल ऑफ इनकम, जो कि स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगा, इनकम चाहे बढ़े घटे कुछ फर्क नहीं पड़ता, इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है, इसी को हम बोलेंगे ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, देन इक्विलिब्रियम की बात करें तो इक्विलिब्रियम पे एडी इक्वल टू ए एस होता है और एस इक्वल टू आई भी होता है। ठीक है, सो दो अप्रोच है, एक तो एडी एस अप्रोच, दूसरा एस आई अप्रोच। ध्यान रखना है इसमें ए एस ए डी एस और आई हम लोग सब कुछ क्या ले रहे हैं, प्लान्ड ले रहे हैं, प्लान्ड एक्स एंड, एक्स एंड चारों हैं। ठीक है, इसके बाद इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मतलब के इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, कि इन्वेस्टमेंट में चेंज आने की वजह से इनकम में कितना चेंज आया, दैट इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, इसकी वर्किंग ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है, बेस इस पे ही है कि एक पर्सन का जो खर्चा है वो सामने वाले के लिए इनकम मानी जाती है। ठीक है, और इसका एक और फॉर्मूला कौन सा है, के का फॉर्मूला एक और है, के इक्वल टू 1/1 - एमपीएस और के इक्वल टू 1/एमपीसी, एमपीसी। ठीक है, सो अगर आपको मल्टीप्लायर का रिलेशन चेक करना है एमपीसी के संग, तो वो एक डायरेक्ट रिलेशन होता है। डायरेक्ट समझते हो कि अगर एमपीसी बढ़ेगा तो मल्टीप्लायर भी बढ़ेगा, डायरेक्ट रिलेशन। और अगर हम रिलेशन चेक करें, रिलेशन अगर हम देखें एमपीएस का मल्टीप्लायर के साथ, तो वो इनवर्स रिलेशन होगा। ठीक है, इनवर्स रिलेशन होगा, इनवर्स रिलेशन। ओके, ठीक है। सो एमपीएस और मल्टीप्लायर के बीच में देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप, कि अगर एमपीएस इंक्रीज होता है तो मल्टीप्लायर की वैल्यू कम हो जाएगी, इनवर्स है। ओके, देन नेक्स्ट है आपके पास, ये क्या हो रहा है, एक सेकंड। ठीक है जी, देन इसके बाद आपके पास आता है फुल एम्प्लॉयमेंट। तो फुल एम्प्लॉयमेंट क्या है, इट रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर ऑल दोज हु आर एबल टू वर्क आर विलिंग टू वर्क आर गेटिंग वर्क। तो जो लोग काम करने के लिए एबल भी हैं, विलिंग भी है, उनको काम मिल रहा है, इसी को हम बोलेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, वॉलेंट्री एम्प्लॉयमेंट क्या है, वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि अ सिचुएशन व्हेन सम पीपल आर नॉट विलिंग टू वर्क, अगर लोग अपनी इच्छा से काम नहीं करना चाह रहे तो वो होते हैं वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि लोग काम ढूंढ तो रहे हैं, विलिंग तो हैं, एबल भी हैं, लेकिन काम मिल नहीं रहा, काम मिल नहीं रहा। ठीक है जी, देन इसमें ध्यान रखना कि फुल एम्प्लॉयमेंट के केस में एडी और एएस इक्वल होते हैं या फिर एस और आई इक्वल होते हैं और आपके रिसोर्सेज का पूरा यूटिलाइजेशन हो रहा होता है। इसके अलावा आता है अंडर अनएम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या है, कि जहां पे पूरी तरह से हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा, डिमांड कम है। ठीक है, और एक्सेस डिमांड, इसके बाद है एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड यानी कि
इसकी डेफिनेशन याद कर लो। इट इज अ सिचुएशन वेयर एडी इज इन एक्सेस ऑफ एएस, जब एडी ग्रेटर देन एएस हो कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट, और एक्सेस डिमांड की वजह से ही इन्फ्लेशनरी गैप अराइज होता है। उस केस में जो हमारा एक्चुअल एडी है ना वो ज्यादा होता है हमारे एडी रिक्वायर्ड से। ठीक है, ये ग्राफ चेक कर लो। ये इन्फ्लेशनरी गैप शो हो रहा है कि हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट पे एडी था इतना, ये एडी, बट एक्सेस डिमांड के चक्कर में एडी इंक्रीज हुआ, तो ये जो एक्स्ट्रा गैप आया है ये क्या है, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशनरी गैप। ओके, इसके बाद एक्सेस डिमांड के रीजंस क्या क्या हो सकते हैं। तो एक्सेस डिमांड या इन्फ्लेशनरी गैप के रीजंस क्या हैं। या तो इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो ऑफ कोर्स डिमांड भी बढ़ेगी। कंजम्पशन की अगर डिमांड बढ़ रही है, एक्सपोर्ट्स अगर इंक्रीज हो रहे हैं, डिस्पोजेबल इनकम अगर लोगों की बढ़ रही है तो वो डिमांड ज्यादा करेंगे। देश में मनी सप्लाई बढ़ रहा है, गवर्नमेंट ने अपना खर्चा अगर बढ़ा दिया तो ऑफ कोर्स लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, इनकम जनरेशन होगा, डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, तो ये कुछ रीजंस आपको ध्यान रखने। एक्सेस डिमांड के कॉन्सिक्वेंसेस क्या आते हैं, इम्पैक्ट क्या आते हैं, कि एक्सेस डिमांड की वजह से जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाता है, प्राइस इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, प्राइस इंक्रीज हो जाता है, बाकी आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट ये कैसे रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। क्यों, क्योंकि इकॉनमी तो ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट पे थी, तो आप और आउटपुट नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, देन इसका रिवर्स केस है डेफिशिएंट डिमांड, मतलब कि सिचुएशन वेयर एडी इज शॉर्ट ऑफ एएस, एडी लेस है एएस से, कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट, जिसकी वजह से डिफ्लेशनरी गैप की सिचुएशन अराइज होती है। डिफ्लेशनरी गैप का फिर से आप चेक कर लो एक बारी ग्राफ। तो ये है हमारा एक्चुअल एडी, सॉरी हमारा ये वाला एडी जो ऊपर वाली लाइन है ये है फुल एम्प्लॉयमेंट, और एक्चुअल एडी कम है इसलिए नीचे आया हुआ है ये रहा। इनके बीच का जो डिफरेंस है, गैप है, दैट इज डिफ्लेशनरी गैप। ठीक है, ठीक है। इसके बाद देखो डिफ्लेशनरी गैप के कॉजेस जस्ट रिवर्स हैं, रीड कर लो एक बारी, चेक कर लो। ठीक है, डिफ्लेशनरी गैप से क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस देखने के लिए मिलेंगे। तो अगर डिमांड होगी कम तो उस केस में एक्चुअल स्टॉक बढ़ जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा जो हमने प्लान नहीं किया था स्टॉक इंक्रीज होगा, तो प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे, अपना जो आउटपुट है उसको कम कर देंगे, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा, और प्राइस भी कम हो जाएगा, क्योंकि डिफ्लेशन का केस है, डेफिशिएंट डिमांड का केस। ठीक है, ठीक। कैसे कैसे आप करेक्ट कर सकते हो एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड को, तो हमें पता है कि गवर्नमेंट अगर करती है तो वो अपनी फिस्कल पॉलिसी को यूज करेगी, अगर आरबीआई कर रहा है तो वो अपने मॉनेटरी पॉलिसी को यूज करेगी, वही सब मेजर्स है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। ठीक है, और फिस्कल मेजर्स में आते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसी, यानी कि गवर्नमेंट रेवेन्यू पॉलिसी, एक्सपेंडिचर पॉलिसी को यूज करके जो मनी सप्लाई है, जो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की सिचुएशन है उसे करेक्ट कर सकता है। ठीक है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास गवर्नमेंट बजट। हाँ जी, चलो अब इसके बाद है गवर्नमेंट बजट। सो गवर्नमेंट बजट में क्या है, सबसे पहले गवर्नमेंट बजट होता क्या है, तो गवर्नमेंट बजट एक स्टेटमेंट है। ठीक है, जिसमें हम गवर्नमेंट के एस्टिमेटेड रिसीट्स लिखते हैं और एस्टिमेटेड गवर्नमेंट का खर्चा लिखते हैं, जो कि वो 1 अप्रैल से 31 मार्च एक फाइनेंशियल ईयर में करने वाला है। ठीक है, वो होता है गवर्नमेंट बजट। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, सबसे पहले रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, यानी कि इनकम इनइक्वालिटीज को कम करना, ये एक ऑब्जेक्टिव है। दूसरा रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, गवर्नमेंट रिसोर्सेज को रीएलोकेट करती है, कि जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं, सिगरेट्स है, टबैको है, उस पे टैक्स लगाती है और सब्सिडीज देती है खादी प्रोडक्ट्स पे, हेल्दी प्रोडक्ट्स पे। और गवर्नमेंट पब्लिक गुड्स भी ऑफर करती है पब्लिक को। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में गवर्नमेंट सोच के चलती है कि हम कैसे रियल जीडीपी बढ़ा सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप कर सकते हैं, देश में सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है, वो आता है इकोनॉमिक ग्रोथ में। इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए गवर्नमेंट काम करती है, इकोनॉमी स्टेबल रहे इन टर्म्स ऑफ प्राइसेस, प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर नीचे ना हो, वो एक ऑब्जेक्टिव है। और गवर्नमेंट के जो पब्लिक एंटरप्राइजेस हैं उनको मैनेज करना भी एक गवर्नमेंट का ये ऑब्जेक्टिव रहता है। ठीक है, गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है। देन इसके बाद कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं बजट के, तो पहला है हमारे पास रेवेन्यू बजट, दूसरा है कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट में भी दो पार्ट्स हैं, एक तो रेवेन्यू रिसीट्स, दूसरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, रेवेन्यू रिसीट्स क्या है, गवर्नमेंट की वो रिसीट्स जो ना तो डू नॉट क्रिएट अ लाइबिलिटी और डू नॉट रिड्यूस एसेट्स, ना तो गवर्नमेंट की लाइबिलिटी क्रिएट करते हैं और ना ही एसेट्स कम करते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट्स। ठीक है, रेवेन्यू रिसीट्स में दो पार्ट्स हैं, एक तो टैक्स रेवेन्यू, गवर्नमेंट टैक्स से क्या क्या रेवेन्यू बना रही है,
जिसमें दो टाइप के टैक्स आएंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स में जो बर्डन है उसको हम शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, आपकी इनकम या प्रॉपर्टी पे टैक्स लगाया जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स में हम बात करते हैं जीएसटी की, जिसका बर्डन हम शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरा पॉइंट होता है इसमें नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू यानी कि टैक्स के अलावा गवर्नमेंट को कहाँ कहाँ से इनकम हो रही है, जो कि रेवेन्यू नेचर की है, जैसे कि डिविडेंड हो गए, ठीक है, प्रॉफिट्स हो गया, फीस हो गया, लाइसेंस हो गया, ये सब किसमें आता है, नॉन टैक्स रेवेन्यू में। नॉन टैक्स रेवेन्यू। ओके। देन इसके बाद है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, वो खर्चा जो गवर्नमेंट करती है जिससे कुछ भी फिजिकल एसेट्स यानी कि एसेट्स क्रिएट नहीं होते और ना ही लाइबिलिटी कम होती है। जैसे कि सैलरी पे अगर कर रहे हो तो एक नॉर्मल खर्चा है, पेंशन, इंटरेस्ट पेमेंट्स, ये सब गवर्नमेंट के रेगुलर खर्चे, रेगुलर खर्चे। ठीक है। फिर इसके बाद कैपिटल रिसीट्स क्या होता है, कैपिटल रिसीट्स यानी कि वो रिसीट्स जो या तो लाइबिलिटी क्रिएट करेंगी या फिर एसेट रिड्यूस करेंगी, जैसे कि बोरोइंग्स, डिसइन्वेस्टमेंट, स्मॉल सेविंग्स हो गई, रिकवरी ऑफ लोन हो गया, ये सब आता है कैपिटल रिसीट्स में। ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब एसेट्स क्रिएट हो रहे हैं, ऐसा खर्चा जिससे एसेट क्रिएट हो या फिर लाइबिलिटी कम हो, उसको हम बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है। पब्लिक गुड्स का कॉन्सेप्ट आया है। पब्लिक गुड्स मतलब कि दोज गुड्स विच कैनॉट बी प्रोवाइडेड थ्रू द मार्केट, मतलब प्राइवेट सेक्टर मार्केट नहीं दे सकती, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, जैसे कि रोड्स, पब्लिक पार्क्स, स्ट्रीट लाइट, ये सब किस में आएंगे, पब्लिक गुड्स में। पब्लिक गुड्स नॉन राइवलरस होते हैं और नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं, नॉन राइवलरस और नॉन एक्सक्लूडेबल। प्राइवेट गुड्स की बात करें तो प्राइवेट गुड्स वो गुड्स हैं जिसके लिए आपको पे करना पड़ेगा तभी आप उन गुड्स को यूज कर सकते हो, जो कि मार्केट प्रोवाइड करती है इंडिविजुअल्स को और प्रोड्यूसर के बीच की ट्रांजेक्शन है, जैसे कि फूड आइटम्स, क्लोथ्स, शॉप्स, ये सब। तो अगर आप कोई चीज परचेज करोगे पैसे देके तभी आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, वो होता है हमारा प्राइवेट गुड। ठीक है। बजट तीन टाइप के हो सकते हैं, एक तो बैलेंस्ड, दूसरा सरप्लस, तीसरा डेफिसिट। बैलेंस्ड बजट मतलब जब रिसीट्स और एक्सपेंडिचर इक्वल हैं। सरप्लस मतलब जब रिसीट्स ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर हैं। और डेफिसिट का मतलब जब एक्सपेंडिचर ज्यादा है, रिसीट्स कम है। ठीक है, एक्सपेंडिचर ज्यादा, रिसीट्स कम। डेफिसिट तीन टाइप के हो सकते हैं अगेन। डेफिसिट में आपके पास है सबसे पहले रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स, कि गवर्नमेंट के जो रेगुलर नेचर के खर्चे हैं वो बहुत ज्यादा हैं कि गवर्नमेंट कर ही नहीं पा रही है। ठीक है, तो इसके लिए रेवेन्यू डेफिसिट को कम करने के लिए या तो गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर कम कर ले या फिर अपना रेवेन्यू बढ़ा ले, ये दो तरीके हैं। ठीक है। फिजिकल डेफिसिट का फॉर्मूला देख लो, लिखा है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, मतलब कि टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स आपको फिजिकल डेफिसिट बताएगा। फिजिकल डेफिसिट को ये हम लोग बोरोइंग्स के इक्वल भी रख सकते हैं। ठीक है, तो बोरोइंग्स को ये इंडिकेट करते हैं कि गवर्नमेंट ने कितना पैसा टोटल बोरो करा हुआ है, दैट इज फिजिकल डेफिसिट। ओके। देन इसके बाद है हमारे पास फिजिकल डेफिसिट को कम कैसे किया जा सकता है, तो या तो गवर्नमेंट सब्सिडीज देना थोड़ा कम कर दे, खर्चा कम हो जाएगा। नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स गवर्नमेंट कम कर सकती है। ठीक है। अपना टैक्स अगर गवर्नमेंट बढ़ा ले किसी तरह से तो इससे भी इनकम जनरेट होगा। ठीक है, टैक्स एवेजन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सब कुछ स्टेप्स हैं जिसके थ्रू हम फिजिकल डेफिसिट को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। प्राइमरी डेफिसिट क्या है, प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। ठीक है। ओके। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट लास्ट यूनिट है फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। तो सबसे पहले फॉरेन एक्सचेंज क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब कि इंडिया की करेंसी को छोड़ के, डोमेस्टिक करेंसी को छोड़ के बाकी जितनी भी करेंसीज हैं वो सब आएंगी फॉरेन एक्सचेंज में, जैसे कि यूएस की करेंसी, यूके, ये सब किस में आएगा, फॉरेन एक्सचेंज में आएगा। फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब वो रेट जिसपे एक करेंसी को एक्सचेंज किया जाता है अदर के साथ, एक रेट जिसमें हम एक करेंसी को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट कर रहे हैं, दैट इज एक्सचेंज रेट। ठीक है, एक्सचेंज रेट। अब फॉरेन एक्सचेंज रेट तीन टाइप्स के होते हैं हमें पता है। पहला है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में जो रेट है वो सेंट्रल बैंक फिक्स करता है। ठीक है, सेंट्रल बैंक नहीं लिख सकते हम, इसे लिखेंगे गवर्नमेंट फिक्स करती है। गवर्नमेंट फिक्स करती है, ठीक है, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जिसमें रेट फिक्स करती है उसे हम बोलेंगे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, जिससे कैपिटल का फ्लो प्रिवेंट किया जा सकता है, स्पेक्यूलेशन को कंट्रोल कर सकते हो और गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को चेक कर सकती है। ठीक है। डीमेरिट्स क्या है कि
इसमें भी अंडर वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन पॉसिबल है, बिकॉज हमेशा मार्केट स्टेबल रहे ऐसा जरूरी नहीं है। कितना भी आप फिक्स कर लो, गवर्नमेंट कितना भी कंट्रोल कर ले, स्टिल मार्केट ऊपर नीचे हो सकती है, तो वैल्यू भी कम ज्यादा हो सकती है ना। अच्छा, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम दूसरा टाइप का सिस्टम, जिसमें जो रेट है वो डिटरमाइन किया जाता है बाय डिमांड एंड सप्लाई, यानी कि मार्केट फोर्सेस के थ्रू एक्सचेंज रेट हम डिटरमाइन कर रहे हैं। ठीक है, इसके भी मेरिट्स चेक कर लो जल्दी से, कि एक तो ये एफिशिएंसी को एनहेंस करता है, वेंचर कैपिटल को प्रमोट करता है, और जो प्रॉब्लम है अंडर वैल्यूएशन ओवर वैल्यूएशन का, उसको ये सॉल्व करेगा। ठीक है, डीमेरिट्स में लिखा है कि मार्केट इनस्टेबल हो सकती है, वही मार्केट में अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं, स्पेक्यूलेशन को ये एंकरेज करेगा, और इंटरनेशनल ट्रेड को डिस्करेज करता है। ठीक है, तो रीड कर लेना मेरिट्स। इसके बाद मैनेज्ड फ्लोटिंग की हम बात करें, तो मैनेज्ड फ्लोटिंग में जो रेट है वो फिक्स कौन करता है? मार्केट फोर्सेस। ठीक है, रेट कौन सेट करेगा? मार्केट फोर्सेस, लेकिन सेंट्रल बैंक इंटरवीन करके कुछ कुछ चीजें कर सकता है, मतलब सेंट्रल बैंक चाहे तो रेट को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकता है अंडर द मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अगर आपको इक्विलिब्रियम रेट डिटरमाइन करना है, तो कैसे किया जाता है? ये होगा डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग, ये होगा सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग, जहां पे भी इंटरसेक्ट करेंगे ये आपका रेट निकल के आएगा इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, ये देखो नीचे बना हुआ भी है। ओके, देन टॉपिक आता है इसमें सप्लाई एंड डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो लिखा है सोर्सेज ऑफ डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, हम कब कब फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड करेंगे, यानी हमारे पास से कब कब फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो होगा। तो आउटफ्लो कब होगा? जब हम लोन्स की पेमेंट कर रहे होंगे तो अगर हम गिफ्ट या ग्रांट्स बाहर के देशों में भेज रहे हैं तो भी डिमांड करेंगे। फॉरेन इन्वेस्टमेंट अगर हम करते हैं, बाहर किसी कंट्री में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस केस में भी डिमांड है। इंपोर्ट कराओगे तो भी डिमांड। ठीक है, स्पेक्यूलेशन के लिए और टूरिज्म पर्पस के लिए भी हम फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड करेंगे। सप्लाई की बात करें, तो सप्लाई में क्या है? सप्लाई का मतलब है कि कब कब हमारे देश में फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो होगा। तो इनफ्लो कब होगा? कि जब भी बाहर के लोग हमारे देश में इन्वेस्ट करेंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट अगर होगी इंडिया में। ठीक है, अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे तो भी फॉरेन एक्सचेंज आएगा। टूरिज्म पर्पस के लिए बाहर से लोग इंडिया में अगर आ रहे हैं तो भी इनफ्लो है। ठीक है, रेमिटेंस अगर आपको मिल रहे हैं, ओके, बाहर की कंट्री के लोगों ने अगर हमारे गुड्स परचेज करे हैं तो भी इनफ्लो होगा। टूरिज्म के लिए अगर लोग आए हैं तो भी इनफ्लो है। तो ये सब किस में आएगा? सप्लाई में आएगा। ठीक है जी, देन एप्रिसिएशन क्या है, डेप्रिसिएशन क्या है, डिवैल्यूएशन क्या है, और रीवैल्यूएशन क्या है? सो एप्रिसिएशन और रीवैल्यूएशन एक ही बात है, कि जिसमें वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इंक्रीज होती है इन रिलेशन टू फॉरेन करेंसी। ठीक है, बस फर्क इतना है कि जो एप्रिसिएशन है ये मार्केट के द्वारा किया जाता है, डिमांड और सप्लाई के द्वारा, अंडर द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। लेकिन रीवैल्यूएशन की बात करें, तो रीवैल्यूएशन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में किया जाता है बाय द गवर्नमेंट, बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, डेप्रिसिएशन क्या है? डेप्रिसिएशन का मतलब वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी डिक्रीजेस इन रिलेशन टू फॉरेन करेंसी, किसमें होगा? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में। और डीवैल्यूएशन जो चीज है, उसमें भी सेम चीज है, कि वैल्यू जो है डोमेस्टिक करेंसी की वो कम होती है, बट किस रेट में? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, सो डेप्रिसिएशन एंड डीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन, एप्रिसिएशन याद रखना कि कौन सा किस सिस्टम में चलता है। तो इसका एक ट्रिक याद कर लो, कि हमें पता है कि डीवैल्यूएशन, डीवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन, ये दोनों चीजें हमारी फिक्स्ड के केस में होती हैं, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में। और डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन ये होता है फ्लेक्सिबल में। ठीक है, इसको याद ऐसे कर लो, देखो डीवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन, एक प्रोनाउंसिएशन क्या है? डी, री, ई आ रहा है ना, फिक्स्ड में भी ई आ रहा है, तो मतलब साउंड समझो, डीवैल्यूएशन ई, रीवैल्यूएशन भी ई, फिक्स्ड में भी ई ही हम बोल रहे हैं, तो डीवैल्यूएशन रीवैल्यूएशन फिक्स्ड में चलेगा। फ्लेक्सिबल में हम बोल रहे हैं ए, फ्लेक्सिबल। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन, ए की आवाज आ रही है ना, ए, समझ रहे हो तुम लोग मैं क्या बता रही हूँ? तो इस तरह से याद कर लो, प्रोनाउंसिएशन जिस तरह से है, बोलने का तरीका जो है, उसके बेसिस पे इसको याद कर लो, रट लो चाहे तो, नहीं तो उल्टा लिख के आ जाओगे, वो मत करना। ठीक है, अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है उन सभी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स का जो कि रेजिडेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में हुई हैं एक गिवन टाइम के अंदर, यानी कि एक साल के अंदर। ठीक है, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स में चार चीजें आती हैं, सबसे पहले विजिबल्स यानी कि गुड्स, इनविजिबल यानी कि सर्विसेज, कैपिटल ट्रांसफर और यूनिलेटरल ट्रांसफर।
ठीक है। इसमें दो अकाउंट होते हैं, एक होता है करंट अकाउंट, दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में आती हैं आपके पास वो सभी ट्रांजेक्शन्स जिसमें हम बात करते हैं गुड्स की, सर्विसेज की और यूनिलेटरल ट्रांसफर्स की। ठीक है। सो एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स और यूनिलेटरल ट्रांसफर्स हमारे इसमें आएंगे करंट अकाउंट में। ठीक है। कैपिटल अकाउंट में आएंगे आपके पास कैपिटल ट्रांसफर्स, मतलब कि वो ट्रांजेक्शन्स जिससे एसेट और लाइबिलिटी में चेंज आ पाए, तो वो आती है आपके पास कैपिटल अकाउंट में। ठीक है। कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट्स बताए हैं, तो कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट्स में हमें दिया है कि एक तो बोरोइंग्स, फॉरेन इन्वेस्टमेंट और अदर कंपोनेंट्स। बोरोइंग्स का मतलब कमर्शियल बोरोइंग्स हो गई या एक्सटर्नल असिस्टेंस हो गया, तो वो कैपिटल अकाउंट में आएगा, क्यों? क्योंकि लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है। इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बाहर के लोग इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमारे लिए तो एसेट है। एसेट्स किस में आएंगे? कैपिटल अकाउंट में आएंगे। इन्वेस्टमेंट दो टाइप की हो सकती है, एक तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, दूसरा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको फुल कंट्रोल मिल रहा है उस एसेट पे, कि मैंने अगर बाहर की कंट्री में कोई कंपनी परचेज कर ली पूरी की पूरी, तो वो कंपनी मेरी है, पूरा कंट्रोल मेरे ऊपर है। एफडीआई। ठीक है। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट यानी कि मैंने पूरी कंपनी परचेज करने की जगह उस कंपनी का कुछ एक शेयर परचेज कर लिया, तो उस शेयर के लिए ही तो मैं ओनर मानी जाऊंगी ना, तो जितने शेयर होल्ड कर रही हूँ उतने के लिए ही ओनर हूँ। दैट इज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक है। अदर कंपोनेंट्स में जैसे कि एनआरआई डिपॉजिट्स, ये सब आप छोड़ सकते हो। ठीक है। तो बस दो चीजें याद रखना, बोरोइंग्स और इन्वेस्टमेंट। ठीक है। इसके बाद है ऑटोनॉमस और अकोमोडेटिंग। सो ऑटोनॉमस आइटम्स कौन से हैं? वो आइटम्स जो कि हम प्रॉफिट के लिए करते हैं, प्रॉफिट के लिए जो ट्रांजेक्शन्स की जाती हैं, दैट आर ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन्स। जैसे कि एक्सपोर्ट हो गए, इम्पोर्ट हो गए गुड्स के, सर्विसेज के, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। ठीक है। या कैपिटल ट्रांसफर्स में भी अगर आपने एज अ प्राइवेट इंडिविजुअल इन्वेस्ट किया है कहीं पे, ठीक है, तो वो प्रॉफिट के लिए किया होगा, इसलिए वो ऑटोनॉमस में आएगा। ऑटोनॉमस को ही हम लोग अबव द लाइन बोलते हैं, अबव द लाइन, अबव द लाइन आइटम। ठीक है जी। और अकोमोडेटिंग वो है जो कि प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं, बल्कि बीओपी में अगर डेफिसिट आता है, सरप्लस आता है, डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट होता है, तो उसको एडजस्ट करने के लिए किया जाता है। कि हम अगर आईएमएफ या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले रहे हैं, बोरो कर रहे हैं, तो वो अकोमोडेटिंग में आएगा। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हो गए आरबीआई के, वो भी अकोमोडेटिंग में आते हैं। ठीक है। ओके। इसके बाद बीओपी सरप्लस में भी हो सकता है, डेफिसिट में भी हो सकता है। सरप्लस में कब होगा? जब हमारे पास रिसीट्स ऑफ ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन्स ग्रेटर होंगी एज कंपेयर टू पेमेंट ऑफ ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन्स। व्हेन ऑटोनॉमस रिसीट्स आर मोर देन ऑटोनॉमस पेमेंट्स, तो हम बोलेंगे बीओपी सरप्लस में है। ठीक है। डेफिसिट में कब जाएगा? जब ऑटोनॉमस पेमेंट्स ज्यादा होंगी। ठीक है। ऑटोनॉमस पेमेंट्स आर ग्रेटर देन रिसीट्स ऑफ ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन्स, तो बीओपी डेफिसिट में होगा, बीओपी डेफिसिट में आएगा। ठीक है। अच्छा, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? बैलेंस ऑफ ट्रेड एक छोटा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम बात करते हैं एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स। सिर्फ विजिबल आइटम्स के एक्सपोर्ट इंपोर्ट का डिफरेंस करोगे तो आपको बीओटी, बैलेंस ऑफ ट्रेड मिलेगा। ठीक है। बैलेंस ऑफ ट्रेड। हम्म। ठीक है। बैलेंस ऑफ ट्रेड भी तीन तरह से हो सकता है, या तो फेवरेबल बैलेंस आएगा, मतलब एक्सपोर्ट जो है वो ग्रेटर देन इंपोर्ट है, फेवरेबल यानी कि पॉजिटिव बैलेंस, एक्सपोर्ट ग्रेटर देन इंपोर्ट। अनफेवरेबल यानी कि एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट ज्यादा है, मतलब कि नेगेटिव सिचुएशन। और इक्विलिब्रियम कब होगा? जब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट इक्वल, मतलब रिसीट्स और पेमेंट्स इक्वल हैं, तो उस केस में हम इक्विलिब्रियम कंसीडर करेंगे। ठीक है। ओके। बस ये हो गया हमारा पूरा का पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक क्विक रिवीजन। ठीक है। बहुत क्विकली किया है मुझे पता है। ओके। बट हमें बस एक बार ही देखना था कि जो जो हमने टॉपिक्स पढ़े हैं वो सही पढ़े हैं, नहीं पढ़े, कोई पॉइंट तो मिस नहीं हो गया। ठीक है। तो एक बस आपको ओवरव्यू देना था, इसलिए बाकी डिटेल में आपने सब कुछ पढ़ ही लिया होगा। राइट। तो दैट्स इट, ये हमने कर लिया। अगेन अगर आपको किसी भी चीज में अभी भी फिलहाल के लिए डाउट है, तो यू कैन आस्क एनी टाइम। क्लियर कर लो एग्जाम से पहले चीजें, बाकी आप लोगों ने सब कुछ अच्छे से पढ़ ही लिया है। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, और उसका भी एक क्विक रिवीजन करेंगे। ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो चीजें, तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बीएसटी भी हमें साथ में ही करना है, और कमेंट कर देना। ठीक है। मिलते हैं जल्दी से। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।